ओके, इस वीडियो में हम बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर। हमने बताया कि क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए होता है। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जब हम इस डीएनए के फ्रेगमेंट को किसी वेक्टर में ज्वाइन करते हैं तो इस वेक्टर के अंदर टेंडेंसी होती है कि किसके पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, तो ये मल्टीपल कॉपीज इसका बना सकता है। तो यही इस तरह का वेक्टर कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर, जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। इसके अलावा भी हम पढ़ते हैं क्या है ये क्लोनिंग वेक्टर। देखो, अब तक हमने पढ़ा है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम के अलावा इनके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड या तो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ओके, या फिर 100 तक हो सकते हैं, 15 to 100 कॉपीज हो सकते हैं। ये किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम करता है। हमने बताया था जैसे मॉस्किटो वेक्टर काम करता है, वैसे ये एक प्लाज्मिड भी वेक्टर की तरह काम करते हैं। और हम इसका यूज करके यहाँ से हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद इस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज सकते हैं, किसी प्लांट सेल के अंदर भेज सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम किसी भी जीन को अगर इसमें क्लोन कर देते हैं, इसमें ज्वाइन कर देते हैं, तो और इसको ज्वाइन करने के बाद इसके फिर हम किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भेज सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिसके पास मल्टीपल कॉपीज बनाने की टेंडेंसी होती है। पहला तो हमने यहाँ पढ़ लिया प्लाज्मिड, पहला वेक्टर क्या है यहाँ पे, प्लाज्मिड। एंड सेकेंड वन एक वायरस होता है। कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज। क्या करता है भाई बैक्टीरियोफेज, देखो बैक्टीरियोफेज हमने बताया ना कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए रिलीज कर देता है। जैसे ही डीएनए आता है बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या करता है, इस बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और कंट्रोल में लेने के बाद बैक्टीरिया के डीएनए को फ्रेगमेंटेड कर देता है, कई सारे इसके फ्रेगमेंट बना देता है। और यही फ्रेगमेंट क्या करता है, नए बैक्टीरियोफेज को बना देता है। तो यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकल जाएंगे, 50+ बैक्टीरियोफेज रिलीज होंगे। तो इससे क्या होता है, अगर हम इसके डीएनए में, बैक्टीरियोफेज के डीएनए में अपना कोई डिजायर्ड डीएनए ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या करेगा ये, इसी के साथ साथ जब इसके अंदर आएगा तो अपना मैकेनिज्म इन्वॉल्व करेगा और बहुत सारी कॉपीज बना देगा। तो यानी कि यहाँ पे हमने एक डीएनए को ज्वाइन किया, तो आप यहाँ देख सकते हो 50+ डीएनए हमारे मिलेंगे। तो क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज बन रहे हैं ना। तो यानी कि ये भी एक तरह का क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। You know that plasmid and bacteriophage, plasmid और bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell. How? मैंने बताया प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, ये खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगर बैक्टीरियोफेज है तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाकर के खुद की मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इनका क्रोमोसोमल डीएनए से कोई लेना देना नहीं होता। इन द बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई number per cell has very high copy number of their genome within the bacterial cell, and some plasmid may have only 1 to 2 copy। मैंने बताया कुछ में 1 से 2 होते हैं और कुछ में 100 तक होते हैं, whereas other may have 15 to 100 copies per cell, and their number can go even higher, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। and if we are able to link एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, मैंने बताया अगर इसके साथ हम ज्वाइन करते हैं तो इसका भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे हमने देखा, अगर बैक्टीरियोफेज के डीएनए में हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से इसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। सो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जितना सारा होगा उतना सारा हमारे जीन की कॉपीज बनेंगी। And vectors used at present are engineered in a such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant and from non-recombinant। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये क्या बोले कि हमें उस तरह के वेक्टर यूज करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिसका यूज करने से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर पाएं।
ये क्या बात हुई, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये डीएनए का फ्रेगमेंट, इसको हमें ज्वाइन करना है प्लाज्मिड में, ठीक है। तो कंडीशन ये हो सकता है कि एक में ये ज्वाइन हो, मान लो ये डीएनए इसमें ज्वाइन हो गया है, ये कुछ इस तरह से मान लो इसमें ज्वाइन हो गया, ठीक है, एंड सेकंड में ज्वाइन हुआ ही नहीं। तो अब हम कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे? इस तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर रहेंगे ना, तो बैक्टीरिया के अंदर हमें कैसे जानेंगे कि इसमें हमारा जीन गया है, किसमें हमारा जीन नहीं गया है? तो दोनों वेक्टर को ऐसा लेते हैं, वेक्टर का जिसके अंदर टेंडेंसी होती है कि हम इसको दोनों का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में भी देखते हैं, क्योंकि इसके पास होता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है क्लोनिंग वेक्टर की, इसके आगे लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी, जिसमें से मैं पहला प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इसके पास होता है, पहला प्रॉपर्टी ये होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी कि मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। सेकेंड वन क्या होता है कि इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होता है। सेलेक्टेबल मार्कर हो सकता है। एंड थर्ड वन क्या है कि अगर हम इस डीएनए को इसके अंदर इंटीग्रेट कराना चाहते हैं तो इसको किससे काटेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, तो सबसे पहले इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए प्लाज्मिड के अंदर। अगर सीक्वेंस ही नहीं है, मानता हूं जैसे कि GAA-TTC एक सीक्वेंस है इको R1 का, अब हमें इको R1 से इसको काटना है और ये वाला सीक्वेंस इसके डीएनए में है ही नहीं, तो क्या कट आएगा? नहीं आएगा। इसलिए इस प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सीक्वेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट सके, और उस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS। ये सारी चीजें इसके अंदर होना चाहिए। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये फॉलोइंग फीचर्स किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो पहला फीचर क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। अगर ये प्लाज्मिड है तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये एक सीक्वेंस है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना स्टार्ट होता है, वही ये जगह होता है और कुछ नहीं है खास, ठीक है। दिस इज ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू द सीक्वेंस कैन बी मेड ए रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। अब इसमें अगर कोई भी डीएनए यहाँ से रेप्लिकेशन इसका स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे हम कोई भी डीएनए लिंक कर देते हैं, अगर लिंक कर देते हैं तो इसका भी रेप्लिकेशन इसी के साथ साथ हो जाएगा। एंड दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। अरे भाई, जब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगा, जितनी कॉपीज की बनेगी उतनी कॉपीज की बनेंगी, तो वही बात हो रहा है कि लिंक है दोनों एक दूसरे से। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन इन ए वेक्टर दोज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अब यहाँ पे दो बात होती है कि कुछ ORI तो ऐसे होते हैं जो लो कॉपी नंबर मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाई कॉपी नंबर मेंटेन करते हैं। उनके अंदर टेंडेंसी होती है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेप्लिकेशन करा सके। ओके, बस यही बात है, यही चीज़ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। अब देखो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको रटना मत, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है समझने के लिए। देखो प्लाज्मिड हो गया ये, इसके पास ORI है यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ साथ इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब उसके पास वो जीन होता है कि जिसकी प्रेजेंस में अगर हम कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को देते हैं तो भी बैक्टीरिया नहीं मरता है। जैसे कि हम कभी कभी ये नहीं देखते कि अगर हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं फिर भी उसका असर नहीं पड़ता है, बैक्टीरिया नहीं मरता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही जो ये प्लाज्मिड होता है, मैंने बताया उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है। जैसे एक PBR322 है, PBR322, ये एक क्या है? प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड PBR322। इसके पास दो जीन हैं, एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। क्या है? एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब क्या होते हैं ये? देखो ये जीन बेसिकली ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स, अब जैसे ये मान लो इस वेक्टर को हम किसी इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और इस इकोलाई को इस बैक्टीरिया को अगर हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो कराते हैं तो ये ग्रो होगा उसमें कि नहीं होगा? उसमें ग्रो होगा। क्यों होगा? एम्पिसिलिन काम क्यों नहीं करेगा इकोलाई पे?
क्योंकि इस ई कोलाई के पास जो प्लाज्मिड है उसके पास रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन के लिए। वही सेम चीज अगर हम इसको लिए टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन के लिए भी जीन है तो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी डीएक्टिवेट कर दें, ठीक है, इनएक्टिवेट कर दें, कैसे इनएक्टिवेट कर देते हैं, मान लो इसमें हम कोई डीएनए के फ्रेगमेंट ला के जोड़ दें, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें, तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, जो ये जीन है, इसका जो कोडिंग रीजन है, जो डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पूरा इनएक्टिवेट हो जाएगा और ये जीन इसमें ज्वाइन हो जाएगा। अगर ये जीन इनएक्टिवेट हो गया एम्पिसिलिन का, तो अब इस वेक्टर से क्या एम्पिसिलिन बन पाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बन पाएगा? नहीं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट शो करेगा नहीं। तो अगर अब हम इस इकोलाई को एम्पिसिलिन में ग्रो करते हैं तो क्या ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, अभी हम जिसमें जीन को डाले हैं, जिसको नहीं डाले हैं, उन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द ORI द वेक्टर रिक्वायर ए सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग non-transformed and selectively permit the growth of the transformant। कैसे ये ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलो, जिससे एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, एक के पास प्लाज्मिड है, दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं है, तो क्या करेंगे? अब इसको हम एम्पिसिलिन वाली मीडिया में ग्रो कराते हैं। ये एम्पिसिलिन वाली मीडिया है, इसमें क्या है? एम्पिसिलिन है। अब बताओ, इस एम्पिसिलिन वाली मीडिया में दोनों में से कौन सा ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स हमने इसमें डाला है, उसमें दोनों में से कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? ऑब्वियसली ये वाला ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के पास जीन है रेजिस्टेंट का। किसके रेजिस्टेंट के लिए? एम्पिसिलिन के लिए। इसलिए ये ग्रो करेगा और ये इसमें ग्रो नहीं करेगा। तो अब आप बता दो, जो वेक्टर है, ये प्लाज्मिड है, ये इसमें ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है या इसमें ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है? ऑब्वियसली इसमें ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। इसमें ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है इसलिए अंदर है, इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ इसलिए इसके अंदर नहीं है। तो क्या होता है? ये वाला ग्रो नहीं करेगा और ये वाला ग्रो कर जाएगा। तो जो ग्रो नहीं हुआ है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जो ग्रो करेगा वो ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट बैक्टीरियम। क्या प्रोसीजर है कि जो ये डीएनए है उसे किसी होस्ट के पास, किसी बैक्टीरिया के पास ट्रांसफर किया जाता है। You will study the process in subsequent section. Normally, the gene encoding resistant to antibiotics, जैसे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं? एम्पिसिलिन हो सकता है, क्लोरामफेनिकोल हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, कैनामाइसिन हो सकता है, are considered an useful selectable marker। इसी को selectable marker की तरह कंसीडर करते हैं ई कोलाई के केस में। And the normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics। अगर ये वेक्टर ना हो, जैसे अगर ये जो बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में अगर ये वेक्टर ना हो, केवल इसका जीनोमिक डीएनए हो, ये चीज़ ना हो, तो इसके पास किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ये हर एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में मर जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे क्लोनिंग साइट पे। क्या होता है क्लोनिंग साइट? देखो, क्लोनिंग साइट को समझते हैं। सबसे पहले क्लोनिंग साइट को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट मारते हैं, पता है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, और उसी को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो हमेशा वेक्टर हमें उस तरह का चाहिए, यानी वो वेक्टर हमें यूज करना अपने डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए जिसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस हो। जैसे यहाँ पे PBR322 है, इस PBR322 के पास 2 रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके अलावा भी इसमें क्या है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस है, जैसे PST1 का सीक्वेंस है, PBU1 का है, QR1 का है, CLAV1 के, HAND3 का है, BAMH1 का है, SAL1 का। तो इन सारे डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के इसमें सीक्वेंस है। तो हम हमेशा कोशिश ऐसा करते हैं, जब भी अपने किसी डीएनए को इसके अंदर हमें इंटीग्रेट कराना है, तो हमेशा डीएनए को ऐसी जगह इंटीग्रेट कराते हैं जहाँ पे कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और इसमें 2 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस है, BAMH1 का है एंड SAL1 का है। तो अगर हम
इस बाम एच1 के सीक्वेंस पे, बाम एच1 का सीक्वेंस है, इसके सीक्वेंस पे अपने जीन को इंसर्ट करा देते हैं, तो क्या होगा कि ये टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट जीन है ना, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जीन इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इसके इनएक्टिवेट होने से हम ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्म का जो है उसको सेपरेट कर लेंगे, एंड सेकंड वन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी सेपरेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। बिल्कुल इजी है, आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। ये सारा समझने वाला टॉपिक आप रटने के बाद इसको कभी नहीं समझ पाओगे। तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो हम इस पे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखो, ये एक वेक्टर है, यही वाला वेक्टर है, ठीक है, छोटा बनाया हूँ थोड़ा, यही वाला वेक्टर है, इसमें ORI है, एंड ORI के साथ साथ ये जो टेट्रासाइक्लिन है, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है, एंड दूसरा टेट्रासाइक्लिन नहीं है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, ओके, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने जीन को इंसर्ट कर दिया, इस जीन को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जीन को, तो जीन इंसर्ट करने से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये इनएक्टिवेटेड है, एंड नाउ ये इनएक्टिवेटेड है और ये वाला एक्टिवेटेड है। अब हम इसको बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकते हैं। कितने कंडीशन होंगी? 3 तरह के कंडीशन। देखो, यहाँ पे जितने सारी पॉइंट्स लिखे हैं ना, वही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये समझ पाओगे तो ही आप ये पॉइंट समझ पाओगे, नहीं तो आपको ये बहुत हार्ड लगेगा। तो ये कंडीशन हमने बताया। अब देखो, 3 तरह के यहाँ पे कंडीशंस हो सकते हैं। पहला नंबर कि ये वाला जो है नॉर्मली इसके अंदर आ जाए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट वाला, ये रिकॉम्बिनेंट वाला है जिसके अंदर जीन गया है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि हमारा जीन इसमें इंसर्ट ही नहीं हुआ हो, ये वाला DNA इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं हुआ हो, तो नॉर्मली क्या होगा, इसके अंदर दोनों जीन होंगे, दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होंगे इसके पास। एंड तीसरा क्या है कि ये प्लाज्मिड अंदर आया ही नहीं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। 2 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 1 में नहीं हुआ। तो कंडीशन क्या है दोनों में? एक में रिकॉम्बिनेंट वाला आया, यानी जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया है, जीन चला गया है अंदर, एंड दूसरा क्या है, उसमें जीन नहीं गया है। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको ग्रो कराते हैं, इन तीनों बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे एम्पिसिलिन मीडिया में। कौन से मीडिया में? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में। अब हमें एक बात बताइए, इस मीडिया के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? थोड़ा सा सोच के बताइए। इस मीडिया के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। एम्पिसिलिन जिसके पास रेजिस्टेंट जीन है वो ग्रो करेंगे। किसके किसके पास है? जो नॉर्मल है उसके पास तो दोनों है, तो ये तो 100% ग्रो करेगा। एंड दूसरा क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो रिकॉम्बिनेंट है उसके पास भी है। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमने जीन टेट्रासाइक्लिन वाले पे सीक्वेंस पे किया, एम्पिसिलिन को हमने छेड़ा भी नहीं है, तो ये सीक्वेंस इसके लिए भी है। तो ये दोनों बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करेंगे, लेकिन ये वाला ग्रो नहीं करेगा। पहले तो यहीं से ये सेपरेट हो गया ना। अब ये सिर्फ हमारे पास 2 तरह का है, एक रिकॉम्बिनेंट वाला, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरह का है बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे टेट्रासाइक्लिन में। किस में करेंगे? टेट्रासाइक्लिन में। एक एक कॉलोनी को यहाँ पे भेजेंगे, एक एक कॉलोनी को भेजेंगे। तो जो कॉलोनी यहाँ पे ग्रो करेगा, इसमें से जो कॉलोनी इसमें ग्रो करेगा, यानी कि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग है ना, ये तो एम्पिसिलिन है और ये टेट्रासाइक्लिन है। तो जो भी इसके अंदर ग्रो करेगा, इसका मतलब है कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किसमें होगा? जिसमें जीन चला गया उसमें, या जिसमें जीन नहीं गया उसमें? आप सोचो खुद ही, ये अगर इसके टेट्रासाइक्लिन वाले सीक्वेंस में इसके कोडिंग रीजन में कोई जीन चला जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो किस केस में इनएक्टिवेशन है? जिसमें रिकॉम्बिनेंट है। जो रिकॉम्बिनेंट होगा उसका टेट्रासाइक्लिन कैसा है? इनएक्टिवेट है, तो वो वाला इसमें ग्रो नहीं करेगा। तो इसके अंदर जो ग्रो करेंगे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, ये वाले ग्रो करेंगे। रिकॉम्बिनेंट वाले इसके ग्रो नहीं करेंगे। तो इस कॉलोनी से इसका कंपेयर कर लेंगे, यानी जिसका ग्रोथ हो रहा है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा वो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट था यहाँ पे जिसे हमने समझ लिया। अब पढ़ते हैं इसको।
लिखा है क्लोनिंग साइट में, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव ए वेरी फ्यू एंड प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। देखो जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ज्यादा सीक्वेंस होगा एक ही एंजाइम के, जैसे इको आर1 है, इको आर1 के कई सारे सीक्वेंस हो गए तो कई जगह से इसके टुकड़े हो जाएंगे, और अगर सिंगल है तब तो एक ही जगह से कट होगा, तो जो कि सबसे बेस्ट है। तो यही बोल रहा है कि फ्यू या फिर सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। वही बात हो रही है, बहुत सारे फ्रेगमेंट आ जाएंगे विच विल कॉम्प्लिकेट द क्लोनिंग प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेशन ला देगा। एंड द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन द वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो हमने बताया ना कि हम बेसिकली लाइगेशन वहीं पे करते हैं जहाँ पे कोई रेजिस्टेंट जीन हो, क्योंकि यहाँ से हमें सिलेक्शन करने में बहुत ईजी होती है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का। एंड फॉर द एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट बाम एच वन साइट कहाँ पे है, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पे, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पे, ठीक है। बाम एच वन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन PBR322, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल lose tetracycline resistant due to insertion। अब इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बिल्कुल सेम बात हमने बोला है यहाँ पे, जो भी चीजें लिखा वही चीज हम यहाँ पे समझे। तो क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट जीन है ना वो इनएक्टिवेट हो जाएगा किसके इंसर्शन से, जो फॉरेन डीएनए उसको इंसर्ट करने से, बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट, और इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं वंस बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टेट्रासाइक्लिन। अगर यानी कि एम्पीसिलिन से हम इसको कहाँ कर ले जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन में, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोविंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। यानी कि पहले हमें एम्पीसिलिन में ग्रो करना है, यही बात हो ना, पहले एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे फिर इसको हम ट्रांसफर करेंगे टेट्रासाइक्लिन में। सो द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन, मैंने बोला एम्पीसिलिन में ग्रो करेगा क्योंकि एम्पीसिलिन के जीन को हमने छेड़ा नहीं, ओके, बट नॉट ऑन दैट टेट्रासाइक्लिन। क्यों, टेट्रासाइक्लिन वाले जो जीन सीक्वेंस है उसको हमने छेड़ दिया, उसमें एक एलियन डीएनए जोड़ दिया, यानी फॉरेन डीएनए लाके जोड़ दिया, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ, क्योंकि इसका दोनों रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिव है। In this case, one antibiotic resistant gene help in the selecting the transformant, और यही से क्या होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। Where is the other antibiotic resistant gene get inactivated due to insertion, इंसर्शन से इनएक्टिवेट हो जाएगा आप एलियन डीएनए एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ये चीज था। अब देखो ये प्रोसीजर तो हमने पढ़ लिया कैसे किया जाता है इनएक्टिवेट, यानी कि एक सेलेक्टेबल मार्कर जिसमें कौन सा क्या यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर में, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करके हम आइडेंटिफाई करके क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, कुछ वेक्टर तो ऐसे होते हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिंगल्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और जीन होता है, वो होता है एक एंजाइम के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इतने सारा जो स्टोरी ये लिखा हुआ है ना, ये जो कहानी जैसा लिखा हुआ है ना, आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन देगा, आपको समझने में बहुत डिफिकल्टीज होगी। बस आप ये पॉइंट ध्यान से समझिए, अच्छे से आ जाएगा आपको। देखो कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे PUC19, उसके पास क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए जीन होता है, ठीक है, एंड ORI तो होता है ये, ठीक है। तो क्या करता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो काम होता है ना, वो एक सबस्ट्रेट, कुछ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं जैसे एक्स-गल, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में ब्लू कलर कॉलोनीज देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू कलर कॉलोनीज देता है। तो अगर जो बैक्टीरिया है, अगर उस बैक्टीरिया के अंदर जो वेक्टर है, उस वेक्टर में बीटा गैलेक्टोज के लिए जीन है, तो ये ब्लू कलर कॉलोनी देगा, ठीक है।
और अगर यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन नहीं है तो वो कैसा कॉलोनी देगा, व्हाइट कॉलोनी देगा, यानी कि वो ब्लू नहीं देगा। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, जो जीन होता है ना, जो फॉरेन डीएनए होता है ना, इस फॉरेन डीएनए को इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में ही ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम फॉरेन डीएनए को इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन हो जाएगा, यानी जो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, मान लो इसका है जो डी वेक्टर है, इसके वेक्टर में ज्वाइन हो गया है, जीन ज्वाइन हो गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो अगर ये फॉरेन डीएनए इसके जीन में ज्वाइन हो जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट। और इस तरह का इनएक्टिवेशन जो होता है, यानी कि इसके अंदर जो इंसर्ट करके इसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं, ये कहलाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं समथिंग ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखो, अब हम क्या समझते हैं जो सबसे खास चीज है। खास चीज ये है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये दो चीजें मिलती हैं हमें। पहले तो हम एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ही दोनों को अलग कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब दो तरह की हमें कॉलोनी मिलेंगी। अब हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा जीन है वो किसके अंदर इंसर्ट हुआ है, पहले वाले के अंदर, पहले वाले के या दूसरे वाले के। इसमें हमने ये लिखा है कि इसमें जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, तो यानी कि इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और हम उसको अगर एक्स गर्ल सबस्ट्रेट देते हैं, क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट देते हैं, तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर का। तो यानी कि अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर देगा। और अगर ये जीन चला जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, और ये रिकॉम्बिनेंट कौन सा कॉलोनी देगा, व्हाइट। और इसी को बोला जाता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, अब जो ये चीज लिखा, आप इसको पढ़िए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। देखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कन्वर्जन प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से दो बार हमें क्या करना पड़ रहा है कि प्लेटिंग करना पड़ रहा है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली एक ही बार प्लेट करने से ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाँ, अगर व्हाइट कलर दिख रहा है तो यानी कि रिकॉम्बिनेंट, अगर ब्लू कलर दिख रहा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ऐसे प्लेट में, एक ही प्लेट में आप ग्रो कराओगे दोनों को, कई सारी कॉलोनीज आएंगी, और जो कॉलोनी हमें ब्लू कलर का दिखेगा वो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो व्हाइट दिखेगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा। And therefore alternative selectable marker have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of ability of to produce color, presence of chromogenic substrate। अब देखो क्या है कि इसका अल्टरनेटिव एक और प्रोसीजर है, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप किया जाता है which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their to produce ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कौन सा है, एक्स गर्ल। इसके प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ये कलर दे रहा है। ठीक है, कौन से कलर, इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और इस एंजाइम का जीन जो है, इसके कोडिंग रीजन में हम एलियन डीएनए को या फॉरेन डीएनए को ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि इंसर्ट करके इसको इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं। Okay, so this result into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation। यानी कि इंसर्ट करके उसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एंड द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। अगर है बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो ब्लू कलर मिलेगा कॉलोनी। एंड इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर इंसर्ट नहीं है तो वो कैसा कलर देगा, वो ब्लू कलर तो नहीं देगा, वो व्हाइट कलर देगा।
and the presence of insert result into the insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant. ठीक है, वो कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। अभी हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अभी तक हमने क्या किसका किया क्लोनिंग, बैक्टीरिया के अंदर किया है, ठीक।